विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक्रेलिक रंग के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक्रेलिक रंग, इसका इतिहास, इसकी विशेषताएं, एक्रेलिक रंग किन किन माध्यमों पर काम करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप इसकी जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्रेलिक रंग एक तेजी से सूखने वाला पेंट होता है। यह रंग चूर्ण के साथ और भी अनेक प्रकार के रसायनों के मिश्रण से तैयार होता है। जैसे इसमें एक्रेलिक पॉलीमर इमल्सन, प्लास्टिसाइजर, सिलिकॉन ऑयल, डिफॉर्मर, स्टेबलाइजर आदि मेटल साबुन इत्यादि मिले होते हैं। एक्रेलिक रंग का इतिहास क्या है? यह अनेक चरणों में विकसित हुआ है। आइए हम इसके विकास क्रम को जानते हैं। ऑटो रोहम नाम के एक व्यक्ति ने एक्रेलिक इमल्सन का आविष्कार किया, जो जल्दी से एक्रेलिक पेंट में तब्दील हो गया। 1934 की शुरुआत में जर्मन रासायनिक कंपनी BASF द्वारा पहली बार प्रयोग करने योग्य एक्रेलिक रेजिन का डेवलपमेंट किया गया था, विकास किया गया था, जिसे वही ऑटो रोहम और हास नामक व्यक्ति ने पेटेंट कराया। 1940 की दशक में पहली बार सिंथेटिक पेंट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें तेल और जल के कुछ गुणों का संयोजन था, यानी उसमें इमल्सन क्वालिटी थी। 1946 और 1949 के बीच लियोनार्ड बोकर और सैम गोल्डन नामक व्यक्तियों ने मैग्ना पेंट ब्रांड के नाम से एक्रेलिक पेंट सॉल्यूशन का आविष्कार किया। ये खनिज तेल यानी मिनरल स्प्रिट आधारित पेंट थे और 1950 के दशक में व्यावसायिक रूप से एक्रेलिक पेंट उपलब्ध हो गए। पानी आधारित एक्रेलिक पेंट को बाद में लेटेक्स हाउस पेंट के रूप में बेचा गया। लेटेक्स शब्द क्या है? लेटेक्स शब्द पानी में घुलनशील पॉलीमर माइक्रो पार्टिकल्स के लिए तकनीकी शब्द है। इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, आंतरिक उपयोग के लिए लेटेक्स हाउस पेंटर जो है उसमें बाइंडर के रूप में एक्रेलिक, विनाइल, PVA या अन्य कोई तथा पिगमेंट, जिसे हिंदी में रंग चूर्ण कहते हैं, को मिला करके एक मिश्रण तैयार होता था, ये इंटीरियर में। जबकि बाहरी प्रयोग में बाह्य पेंटर जो एक्सटीरियर पेंट के रूप में हाउस पेंट जो आया लेटेक्स का, वो कोपॉलीमर मिश्रण होते हैं। सबसे अच्छा एक्सटीरियर पेंट क्वालिटी 100% एक्रेलिक होता है, जो काफ़ी लचीला कह सकते हैं। प्लास्टिसिटी उसमें ज़्यादा होती है, इसमें फैलाव ज़्यादा होता है, कवरिंग एरिया ज़्यादा होती है। जल आधारित एक्रेलिक बाइंडर युक्त रंग को घर या भवन के पेंट के रूप में प्रयोग होने के तुरंत बाद ही कलाकारों और विभिन्न कंपनियों ने कला क्षेत्र में इसकी संभावनाओं को तलाशते हुए ये जो नए बाइंडर थे, इसकी क्वालिटी और क्षमता का पता लगाना शुरू कर दिया कि इसमें क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जो ये आर्टिस्टों की जो चित्र बनाते हैं, जो पेंटर हैं हमारे म्यूरल वाले, फ्रेस्को बनाते हैं या जो कैनवास पर पेंटिंग बनाते हैं, स्टूडियो पेंटर्स हैं, उनके लिए हम क्या क्वालिटी बना सकते हैं, इस दिशा में उन्होंने प्रयोग किया। 1950 के दशक में लिक्विटेक्स के द्वारा पानी में घुलनशील एक्रेलिक पेंट कलाकारों के लिए प्रोफेशनल रूप से बेचे गए और 60 के दशक की शुरुआत में तेज चिपचिपापन लिए हुए यानी जिसे हाई विस्कोसिटी पेंट कहते हैं, मार्केट में उपलब्ध थे। 60 के दशक में यानी 1953 में जोस एल गुटेरिज ने मैक्सिको में पॉलीटेक एक्रेलिक आर्टिस्ट कलर का निर्माण किया और चिंचिनाटी शहर में, मैक्सिको के सिंसिनाटी शहर में परमानेंट पिगमेंट कंपनी के हेनरी लेविंसन ने लिक्विटेक्स रंगों का उत्पादन किया। ये दोनों उत्पाद कलाकारों के लिए पहले एक्रेलिक पायस आधारित पेंट थे, जिसके बाद गोल्डन कलर या सुनहला रंग जल माध्यम में एक्रेलिक पेंट के रूप में सामने आया, जिसे हम एक्वाटेक पेंट के नाम से जानते हैं। 1963 में जॉर्ज रोवेनी, जो 1983 से दलेर रोवेनी कलर कंपनी के हिस्सा रहे, वो रोवेनी पहले निर्माता थे जिसने क्राइला ब्रांड के तहत में, याद रखिएगा क्राइला ब्रांड के तहत में यूरोप में कलाकारों के लिए
एक्रेलिक पेंट प्रस्तुत किया था। अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट? ये तो हुआ। अब इसके विकास का ऐतिहासिक घटनाक्रम। अब हम एक्रेलिक रंग से पेंटिंग के तरीके के बारे में बात करेंगे। एक्रेलिक पेंट पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन सूखने पर ये पानी के प्रतिरोधी हो जाते हैं, यानी ये पानी में से छूटते नहीं हैं। यह निर्भर करता है कि पेंट जो है वास्तव में पानी में कितना ज़्यादा पतला घुला हुआ है, यह एक्रेलिक जेल के साथ घुला है, उसमें मीडियम के रूप में या पेस्ट के साथ कितना मिश्रित किया गया है, ये सब डिपेंड करता है उस पर। तब वो घुलनशीलता या उसके सूखने की क्रम को हम जांचते हैं कितनी देर में सूखेगा। एक्रेलिक चित्रकार एक्रेलिक रंग मीडियम के उपयोग करके केवल पानी की सहायता से चित्र सतह पर पेंट को मोटा, गाढ़ा, ठोस या अधिक तरलता का प्रयोग करते हुए अनेक प्रकार के चित्र प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, टेक्सचर पैदा कर सकते हैं, उनके फ्लैट प्रभाव दे सकते हैं। इस रंग के जो वास्तव में इस रंग की जो क्वालिटी है, यानी कठोरता, लचीलापन, बनावट और अन्य विशेषताओं के कारण कलाकार इसमें नित्य नए प्रयोग कर सकते हैं। पूर्णतः तैयार एक्रेलिक चित्र जो है एक वाटर कलर पेंटिंग की तरह दिख सकता है, या ग्लास पेंटिंग की तरह दिख सकता है, या ऑयल पेंटिंग के समान दिखाई देती है। ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट ने कैसे ट्रीटमेंट किया है। इस माध्यम की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं जो अन्य मीडिया में प्राप्य नहीं है, मिलता नहीं है। वाटर कलर आर्टिस्ट और ऑयल पेंटर भी विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं, लेकिन इस माध्यम की एक्रेलिक माध्यम की सीमा बहुत अधिक है, इसमें विस्तार बहुत है, प्रयोग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। एक्रेलिक में कई अलग अलग चित्रण सतहों पर अस्थायी होने की क्षमता होती है, यानी ये फ्लैट सरफेस पे, वुडन सरफेस पे, प्लास्टिक सरफेस पे और जो विनाइल सरफेस है उस पे आप इसको कर सकते हैं, किसी भी सतह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। बट सतह की क्वालिटी जो है वो देखनी होगी कि इसमें कलर ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी क्या है, और रंग के बाइंडर की जो विशेषता है उसका उपयोग कलाकार अपने इच्छानुसार प्रभाव लाने के लिए कर सकता है। इसमें जो इसके जो बाइंडर्स हैं, जो मैंने शुरू में बताया कि पॉलीमर, एक्रेलिक, प्लास्टिसाइजर, ये सब जो मिले होते हैं, मेटल सॉफ्ट मिले होते हैं, वो सब इसको क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं कि आप इसको डिफरेंट सतह पे क्या इसका इफेक्ट ला सकते हैं। एक्रेलिक का उपयोग कागज पर, कैनवास पर और अनेक अन्य प्रकार की सरफेस पर किया जा सकता है, लेकिन फाइबर बोर्ड जैसे इंजीनियर की लकड़ी या रेशेदार लकड़ी जो रंगों को तेजी से पकड़ती है, सख्त होती है, खींचती है, उस पर इसके उपयोग से समस्या हो सकती है। कलर बहुत तेजी से ऑब्जर्व कर लिया जाएगा अंदर, तो उसके प्रभाव जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाएगा, ये समस्या आती है। इसलिए ऐसे में सुझाव है कि जो सरफेस कलर को ऑब्जर्व करती है वैसे सरफेस पर यानी चित्र सतह पर पहले प्राइमिंग की कोट कर दें, एक्रेलिक की प्राइमिंग कोट कर दें 2 बार, तो इससे अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर सकेंगे। रंग लगाने के संदर्भ में बात करें तो वाटर कलर की समान प्रभाव पैदा करने के लिए एक्रेलिक रंग को पतली परतों में या वाश में लगा सकते हैं। इसके उपयोग से पेंट की मोटी परतों में या इम्पेस्टो मेथड से लगाया जा सकता है। नाइफ की सहायता से इसमें रंग लगा सकते हैं। इसके साथ चाहे तो आप जेल या मोल्डिंग पेस्ट का उपयोग कभी कभी उभार लगाने के लिए भी कलाकार लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। रिलीफ इफेक्ट आती है उससे पेंटिंग में। ग्रातेज एक टेक्निक है जो खास तौर से अति यथार्थवादी चित्रकारों ने अपनाया था। तो ग्रातेज जैसी अति यथार्थवादी तकनीक से चित्रण करने हेतु एक्रेलिक एक सामान्य रंग माध्यम है जिनका उपयोग इस प्रकार के पेंट के आविष्कार के साथ ही किया जाने लगा था, और इस उद्देश्य के लिए एक्रेलिक के उपयोग से ऐसे चित्रण में आसानी से रंग की परत को चित्रण सतह से खुरद सकते हैं, छील सकते हैं। सिग्रेफिटो टेक्निक भी होती है। इसमें भी दिल्ली के शिल्पी चक्र के अंतिम पीढ़ी के कलाकार ये हैं श्री रामेश्वर बरूटा, अभी समकालीन कलाकार हैं। आप दिल्ली शिल्पी चक्र में त्रिवेणी कला संगम में आप ऊपर में रहते हैं। तो रामेश्वर बरूटा
जी के जो काम हैं उससे ग्राफिटो टेक्निक्स में हैं करते हैं। एक्रेलिक माध्यम में ये करना काफ़ी आसान होता है। आज एक्रेलिक पेंट का उपयोग बहुत सारे शौकिया कलाकारों के द्वारा इंडस्ट्रियल तौर पे भी, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल तौर पे भी किया जाता है। सामान्य दिनचर्या में जैसे ट्रेन, कार, घर या डाई प्रोजेक्ट में मानव मॉडल को चित्रण करने के लिए, गुड़िया को चित्रण करने के लिए एक्रेलिक का प्रयोग हो रहा है। ऐसे मॉडल बनाने वाले लोग मैनीक्विन के चेहरे की बनावट के लिए भी एक्रेलिक पेंट का उपयोग करते हैं। अन्य प्रकार के मॉडल्स का डिटेल्स बनाते हैं। एक्रेलिक पेंटिंग तकनीकी रूप से कैसे प्रतिक्रिया करता है, आइए हम इसको जानते हैं। एक्रेलिक पेंट को पानी या एक्रेलिक माध्यम से पतला कर सकते हैं। वाटर कलर पेंट के तरीके से या वाश के तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वाटर कलर चित्रों के विपरीत एक्रेलिक वाश एक बार सूखने के बाद पुनः उपयोग करने योग्य नहीं होते। इस कारण से एक्रेलिक रंग गोंद में मिश्रित जल रंग की सतह से रंग उठाने का वो मौका नहीं देते हैं। इसके बजाय इस माध्यम से आप पेंट को परतों में लगा सकते हैं, एक परत के बाद दूसरी परत लगा सकते हैं। पेंट को पानी में पतला कर सकते हैं, लेकिन पतला करने से क्या होता है कि उसकी एक्रेलिक क्वालिटी, इसके जो होते हैं ग्लॉस, वो डेड होगा और धीरे धीरे मैट क्वालिटी ज़्यादा उभर के आएगी। जबकि मीडियम से आप पतला करके पारदर्शी परतों में यदि लगाते हैं तो एक फिल्म की लेयर जो है वो कैनवास पे बनी रहती है। और डिफरेंट कलर के मीडियम उपलब्ध हैं। किसी मीडियम से आप इस चित्र में ग्लॉस इफेक्ट पा सकते हैं, एक प्रभावी और चमकदार आभा मिलेगी उससे। अब जबकि पानी की ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो पेंट का प्रभाव मैट हो सकता है, मैट फिनिश हो सकता है। मैट क्वालिटी की जेल भी आती है। एक्रेलिक पेंट के साथ ग्लॉस या मैट फिनिश इफेक्ट बहुत ही सामान्य है, लेकिन इसका एक सैटिन प्रभाव यानी सेमी मैट, थोड़ा सा ग्लॉसी रहेगा, थोड़ा सा मैट, यह प्रभाव भी एक आम है। कुछ ब्रांड अन्य फिनिश की रेंज भी उपलब्ध कराते हैं रंगों की, जैसे लिक्विड का गोल्डन रंग आती है। विंसर न्यूटन और कैमलिन ने अभी हैवी बॉडी पेंट लॉन्च किया है। डलेर रेवेन्यू का पॉलीटेक एक्रेलिक पूरी तरह से मैट फिनिश रंग है। तो ये सब रंग आपके लिए मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनके उपयोग से आप एक्रेलिक माध्यम में चित्र बना सकते हैं। तेल की मात्रा, रंजक की मात्रा और रंग कणों के आकार, जो पिगमेंट होते हैं उसके जो डस्ट हैं वो कितना ज़्यादा छोटा है, माइक्रो लेवल पे कितना उसके मोटा है, पतला है। तो रंग कणों के आकार जो होते हैं ना, उस चित्र में जो जब आप पेंट करते हैं तो उसके विजुअल्स को, उसके सीन को प्रभावित करते हैं। आपको दिखाई देगी, उसी से टेक्सचर्स के प्रभाव आते हैं। खुरदुरा रंग यदि बालू मिला दे रंग में तो कैसा आएगा। तो वैसे ही टेक्सचर्स रंग कण की मोटी यदि रही दाने और रंग कण के बारीक दाने रहे तो चित्र में दृश्य को ये प्रभावित करते हैं। इसका भी ख्याल रखेंगे आप करते। फिनिशिंग में रंग को डल करने के लिए, मैटिंग करने के लिए रासायनिक एजेंटों को निर्माण के समय में ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि वांछित है तो कलाकार अपने पेंट के साथ अलग अलग मीडिया को मिला सकते हैं और सीन को बदलने के लिए, जो ग्लॉसी सीन आती है, मैट सीन आती है, बदलने के लिए आप टॉप कोट या वार्निश का प्रयोग भी कर सकते हैं। तेल के साथ रंजक की मात्रा और रंग कणों का अनुसार दृश्य में प्रभावित करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस पे कैनवास पर साइजिंग के लिए, बुनावट के छिद्रों को भरने के लिए, समतल करने के लिए भी एक्रेलिक का प्रयोग होता है। अब जैसे हम फर्स्ट कोट प्राइम जब कैनवास बना रहे होते हैं, आपने स्ट्रेच कर लिया, उसके बाद जब साइजिंग करते हैं तो जो कैनवास का रूखा कैनवास है, उस रूखे कैनवास की सतह के जो छिद्र हैं, ट्रांसपेरेंट छिद्र हैं, बुनावट के छिद्र हैं, उसको भरने और समतल करने के लिए भी एक्रेलिक का प्रयोग होता है, जो आप प्राइमिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। जेसो की तरह रूखे कैनवास में रंग सूखने की से रोक सकते हैं हम इस एक्रेलिक पेंट के द्वारा। तो आप इससे जानें। अब रंग की गुणवत्ता को बनाए रखने वाले उपयुक्त एक्सटेंडर मीडियम का भी उपयोग कलाकार करते हैं, जो एक्रेलिक की चिपचिपाहट को, उसके ग्लू को, विस्कोसिटी को सफलतापूर्वक को कम कर सकते हैं इसके द्वारा, या बढ़ा सकते हैं। धीमी गति से सुखाने के लिए और वर्क की टाइमिंग सीमा बढ़ाने के लिए रिटार्डर नामक एक जेल आता है। बहुत सारे कलाकारों की ये शिकायत होती है, उन्हें पता नहीं होता है शुरुआती दिनों में, विद्यार्थी जीवन में,
एक्रेलिक रंग का प्रयोग कर रहे हैं, करते के साथ वो सूख जा रहा है, मिक्स करने में उनको दिक्कत होती है, तो आप रिटार्डर नामक एक केमिकल आती है जो पेंट दुकान में ट्यूब में आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं। तो रिटार्डर के प्रयोग करके आप रंग को मिश्रित करने की कर सकते हैं। इसमें आपको सूखने की पॉसिबिलिटी कम बनेगी, तो आप एक कलर को दूसरे कलर एक साथ मिक्स करते हैं कैनवास पे भी तो सहायता मिलती है, टाइमिंग बढ़ जाती है इससे। रिलीफ वर्क करने के लिए मोल्डिंग पेस्ट या जेल भी एक्रेलिक में आता है। बाय द वे, कैनवास की किसी सतह पे, जैसे कि पीछे की पेंटिंग में देख रहे हैं, किसी सतह पे एक टेक्सचर्स हमने दे दिया, तो वो टेक्सचर्स को उभारना है मूर्ति कला की तरह, तो आप जेल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी सावधानियां जानते हैं कि क्या क्या इसमें करने के दौरान आर्टिस्टों के साथ घटित हो सकती है, तो उस समय क्या सावधानी करें। साधारण तौर पे पेंट ब्रश और त्वचा पे यदि रंग चिपक जाते हैं, गीले रंग पेंट को, तो पानी में आसानी से घोल के हटा सकते हैं। लेकिन जब पूरा सूख जाए या ऑयल पेंट सट जाए, ऑयल पेंट को जिस प्रकार हटाने के लिए हमको हाइड्रोकार्बन या कैरोसिन तेल की आवश्यकता होती है या थिनर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक्रेलिक कलर यदि सूख गया हो तो एक ठोस सतह से तो ये नहीं छूटता, अगर सतह के साथ अच्छे से चिपक गया है तो पानी या हल्के सॉल्वेंट इसे फिर से घुलनशील नहीं कर सकते। हालांकि आइसोप्रोपिल अल्कोहल कुछ हद तक ताज़ा पेंट की परत को रिमूव कर सकते हैं। टोल्यून और एसीटोन केमिकल है, ये एक्रेलिक रंग की ऊपरी परत को तो हटा सकते हैं, लेकिन वो सेलेक्टिव पेंट के किसी खास पेंट के दाग को बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से नहीं हटा सकते। पेंट को हटाने के लिए सॉल्वेंट के प्रयोग के दुष्परिणाम से पेंट की सारी परतें आपकी गायब हो सकती है। एक्रेलिक जेसो तक भी कैनवास से हट सकता है। अतः कलाकार जो है सावधानी बरत सकते हैं। तेल और साबुन तथा गर्म पानी से त्वचा पर लग गए एक्रेलिक रंग को आप हटा सकते हैं। एक्रेलिक पेंट को डिटॉल, जिसमें 4.8% क्लोरोक्सिलिनॉल जैसे कुछ तत्व मिले होते हैं, इस जैसे कुछ सफाई उत्पाद का प्रयोग करके भी पोरस प्लास्टिक की सतहों से इसको हटा सकते हैं थोड़ा सा। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि एक्रेलिक कलर की क्या पॉसिबिलिटीज है, कैनवास पे हम किस प्रकार इसको मिक्स कर सकते हैं, किस प्रकार इसको तुरंत सुखा सकते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही एक्रेलिक कलर के विषय में आपने जाना। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेरी करते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, निश्चित है हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।